वेलकम फ्रेंड्स। सो एनएमटीसी का नेक्स्ट वीडियो लेते हैं। लास्ट वीडियो ऑफ एनएमटीसी में हमने 2021 जेई पीवाईक्यूज फरवरी अटेम्प्ट के देखे थे। उसमें सिंगल अटेम्प्टेड क्वेश्चन मतलब सिंगल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू पैटर्न के लिए थे। फरवरी में कुछ और क्वेश्चन एमसीक्यू पैटर्न के थे, वो हम इस वीडियो में कवर करते हैं और उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस लेंगे फरवरी अटेम्प्ट के। यहाँ पर इन टोटल 4 क्वेश्चन हैं। प्रोबेबिलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस है। प्रोबेबिलिटी के देखो 24th फर्स्ट शिफ्ट 24th फर्स्ट शिफ्ट 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के आए हैं और दोनों भी क्वेश्चन काफी इजी है। बेस थ्योरम का यूज करने के कारण लोगों को लगता है कि काफी टफ हो जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा बेस थ्योरम का यूज करना है। बिना बेस थ्योरम का यूज करे भी हम क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है पहला, अ साइंटिफिक कमिटी इज टू फॉर्म फ्रॉम 6 इंडियंस एंड 8 फॉरेनर्स। तो यहाँ पर 6 इंडियंस है एंड 8 फॉरेनर्स है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 6 इंडियंस एंड 8 फॉरेनर्स which includes at least 2 इंडियन। तो कमिटी में 2 इंडियन रहना ही चाहिए, 2 इंडियन एंड डबल द नंबर ऑफ फॉरेनर्स। ठीक है, एज इंडियन जितने उससे डबल फॉरेनर होना चाहिए। तो मेरे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से मैं बनाता हूँ। डायरेक्टली ले लेते हैं केसेस। अगर एक केस लेते हैं, पहला 2 इंडियन प्लस 4 फॉरेनर रहेंगे क्योंकि डबल फॉरेनर होना चाहिए। अगला केस रहेगा 3 इंडियन और 6 फॉरेनर। ठीक है, अगला केस रहेगा 4 इंडियन और 8 फॉरेनर। ठीक है, अब फॉरेनर टोटल 8 है। अगर मैं 5 इंडियन का केस लेता हूँ तो 10 फॉरेनर चाहिए, जो कि नहीं है। तो हमारे पास ओनली दिस 3 केसेस विल बी देयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Then the number of which the committee can be formed. Now tell me, is this a JEE level question? It is once again, लास्ट वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि ये सिंपल 11th स्टैंडर्ड का बेसिक क्वेश्चन है। 11th स्टैंडर्ड का बेसिक क्वेश्चन। अब करना क्या है हमको, ये केसेस बन गई। अब 2 इंडियन, पहला वाला केस लेते हैं। 2 इंडियन आउट ऑफ 6 इंडियन कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? 6C2। ठीक है, और उसी समय 4 फॉरेनर आउट ऑफ 8C4। ये हो गया पहला केस। मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट है ये। ठीक है, प्लस में फटाफट ले सकता हूँ। 6 में से 3 इंडियन और 8 में से 4 फॉरेनर, नहीं 6 फॉरेनर। ठीक है, प्लस 6 में से 4 इंडियन। ठीक है, 6 में से 4 इंडियन और ऑब्वियसली 8 में से 8 फॉरेनर। अब ये देखो, जिस किसी ने आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया होगा, ये कुछ ट्रिक्स वगैरह बताई होगी, कुछ रूल्स है। ट्रिक्स नहीं है, डायरेक्ट रूल्स है। अगर वो रूल्स मालूम है तो बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। क्विकली मैं बताता हूँ। 6C2 का मतलब होता है 6 5 से 30/2, दैट इज 15। ठीक है, 8C4 मतलब फैक्टोरियल 8/4 into फैक्टोरियल 4। 8 7 6 5 का मल्टीप्लिकेशन 4 फैक्टोरियल कैंसिल, दूसरा 4 फैक्टोरियल 24 देगा। 8 6 48/20 पर 2 होता है। 2 7 14 14 5 70 प्लस यहाँ पर फिर से 8 से 6 आया तो ये हो जाएगा 28। 8 into 7/6 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल, तो 8 7 56/2 28। 6 से 3 फैक्टोरियल 6/3 into फैक्टोरियल 3, उसका आंसर आएगा 20 बिकॉज फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल करने के बाद 6 into 5 into 4 आएगा और दूसरा जो 3 फैक्टोरियल नीचे पड़ा है उसका 6 से 6 कैंसिल, 5 4 जा 20 प्लस 8 से 8 तो 1 होता है और 6 से 4 62 सेम होता है, जिसका आंसर 50 है। ठीक है, पीपीएम आंसर निकालते हैं 15 7 जा 1050 28 2 जा 560 प्लस 15। ठीक है, सो कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, 1050 प्लस, देखो यहाँ पर आकर ना मैंने ऑप्शन देखना चालू कर दिया। ये ऑप्शन है 560 1050 1625 5725। हम टाइम वेस्ट करते हैं इसको सॉल्व करने में। सिंपल लॉजिक है। देखो 1000 प्लस 500 1500 प्लस आने वाला है। 1500 प्लस का ऑप्शन एक ही है 1625। ठीक है, क्यों टाइम वेस्ट करना है? कहाँ हम टाइम सेव कर सकते हैं ये भी हमें आना जरूरी है। अगर ये हमें आ गया तो लिटरली मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि मैथमेटिक्स के पेपर में 1 घंटे से आप 1 घंटे का जो टाइम रहता है 15 मिनट सेव कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि 15 मिनट में आराम से हम 5 से 6 नए क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल वे में आ गया हमारा। लाइव एग्जाम्पल है सर, पीवाईक्यूज।
सोच सकते हो कि जेई का लेवल कितना नीचे गिर चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो एक्चुअली क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के और भी है, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ वही क्वेश्चन ले रहा हूँ कि जिसका इंक्लिनेशन थोड़ा एनएमटीसी के टुवर्ड्स रहता है, ताकि आपको ये लगे कि अगर हमने ये 8, 9, 10 लेवल पर एनएमटीसी बना ली रहती है या बना लेते हैं हम, तो उसका बेनिफिट आगे कितना है। ठीक है, 27 क्वेश्चन एंड ऑर्डिनरी डायस इज रोल्ड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, कुछ नंबर ऑफ टाइम्स, n नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, ओके। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, अच्छा ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हाफ रहेगी, डैश थ्रो कर रहे तो 1 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ऑड नंबर की हाफ रहेगी 3/6, इवन नंबर की हाफ रहेगी 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, आउट ऑफ 6 अटेम्प्ट, सो 3/6। तो ऑड की भी हाफ, इवन की भी हाफ। उन्होंने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर 2 टाइम्स इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर 3 टाइम्स। बच्चे यहाँ पे गच्चा खा जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। और जेई की एक खासियत है कि वो सेंटेंस जो लिखते हैं ना, वो थोड़े से ट्विस्टेड लिखते हैं, बस यही कैच करना है। वो बहुत सिंपल बोल रहा है कि ऑड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है गेटिंग एन ऑड नंबर 2 टाइम्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर 3 टाइम्स। ये कंडीशन दिया ही इसलिए है कि मैं ये सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स n की वैल्यू निकाल लूं। ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स जो बोला है ना, उसकी वैल्यू निकाल लूं। तो यहाँ पे रिलेशन क्या आएगा, ध्यान देना, यहाँ पे रिलेशन बहुत सिंपल सा आएगा। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हाफ रहती है, और मैं n टाइम्स कर रहा हूँ तो हाफ का पावर है। n इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हाफ रहती है, मैं n टाइम्स कर रहा हूँ तो हाफ का पावर है। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि n में से 2 बार ऑड आना चाहिए, 2 टाइम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर 2 टाइम्स, 2 टाइम्स ऑड नंबर आउट ऑफ n क्या है, सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, इज इक्वल टू 3 टाइम्स इवन नंबर। अब मुझे बताओ इसकी जरूरत ही क्या है, कॉमन सेंस है। अब ये देखो n/2 इज इक्वल टू n/3, वही फिर से बोलूंगा कि जिसने आपको पीसी पढ़ाया है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये देखे बराबर बता देगा कि n इज इक्वल टू 5 आ रहा है ना, 3+2 ये एक रूल है। सो n की वैल्यू 5 कितने इजीली आ गई है, अगेन 11th स्टैंडर्ड का स्टार्टिंग का पहला या दूसरा पेज कोई भी बुक का। ठीक है, n इज इक्वल टू 5 आ गया, मुझे मिल गया। अब क्या बोल रहा है बोलो, ये होगी कहानी यहाँ पे खत्म, ये सेंटेंस अब खत्म हो गया, मुझे रिवर्ट नहीं करना। आगे क्या बोल रहा है वो, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 निकालना है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 निकालना है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 निकालना है। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ऑड नंबर 1, ऑड नंबर 3, ऑड नंबर 5। ठीक है, बस हो गई, और कुछ नहीं। n की वैल्यू 5 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कैसे निकालना है, 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 1/6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 1/6, पावर में आ गया 5, आ गया आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजीली हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हो गया एकदम से इजीली क्वेश्चन है। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन गेट योर आंसर विद इन 5 मिनट्स। देखो ये दोनों क्वेश्चन में 5 मिनट्स तो विद एक्सप्लेनेशन बता दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। व्हेन अ मिसाइल इज फायर्ड, ओके मिसाइल का क्वेश्चन है, वार भी चल रहा है, ठीक क्या बात है। सो व्हेन अ मिसाइल इज फायर्ड फ्रॉम अ शिप, the probability that it is intercepted is 1/3। देखो यार, कुछ लोग बोलते जरूर है कि जस्ट फोकस ऑन स्टडी एंड स्टडी, ठीक है, लेकिन कभी कभी ना कुछ जनरल नॉलेज और कॉमन सेंस होना जरूरी है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अकबर बिरबल की एक कहानी चल रही थी। तो अकबर हमेशा बिरबल को मानता था, लेकिन एक दिन उसको मालूम, और क्यों मानता था, बिकॉज बिरबल में कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा था। तो एक बार ऐसे अकबर को ऐसा लगा कि चलो बिरबल को छेड़ते। तो बिरबल को छेड़ते ऐसा अकबर को लगा, तो अकबर ने बिरबल को एक दिन बुलाया और बोला कि बिरबल मैंने रात में एक सपना देखा। तो बिरबल बोले क्या देखा सपने में? तो बोले मैं एक नाले में गिरा हुआ था और मैं नाले में तैर रहा था, और वो नाला एक्चुअली शहद का था। ठीक है, वो नाला एक एक्चुअली शहद का था और मैं वो नाले में तैर रहा था, बहुत मजा आ रहा था। ठीक है, ऐसा अकबर ने बिरबल को बोला, और बोला एट द सेम टाइम तुम तो मेरे साथ हमेशा रहते हो, तो मैंने एक और उस सपने में आगे कंटिन्यूशन में देखा कि तुम भी नाले में गिरे हो, तो लेकिन तुम्हारा जो नाला था, जो अपना नॉर्मल नाला रहता है ना, गंदी नाली का जो रहता है, वो गंदे पानी का,
तो उसमें तुम थे और तुम भी इसमें तैर रहे थे और हंसने लगा जोर जोर की। ये बोले मैंने सपना देखा, ठीक है। अकबर को लगा ही गेन द पॉइंट्स, अब तो मतलब बीरबल की मजाक उड़ा दी उसने। तो देखो हाजिर जवाबी या कॉमन सेंस किसको बोलते हैं। बीरबल ने जवाब दिया महाराज बहुत सही बात है, बोले जैसा आपने सपना देखा वैसा ही मैंने सपना देखा। मैं बताऊं मैंने सपने में क्या देखा। महाराज वो तो खुश था अकबर एकदम। तो बोले बताओ क्या देखा। तो बोले बस यही जो आपका सपना था उसका कंटिन्यूशन पार्ट ही मैंने देखा। वो कंटिन्यूशन पार्ट में ये देखा कि मैं आपको चाट रहा था, आप मेरे को चाट रहे थे। मैं आपको चाट रहा था, आप मेरे को चाट रहे थे। मैं आपको चाट रहा था मतलब मैं शहद चाट रहा था, आप मेरे को चाट रहे थे मतलब आप क्या चाट रहे थे। देखो ये कॉमन सेंस है, हाजिर जवाबी। उस समय हमें क्या जवाब देना है। तो यही कहानियां यहाँ पर बनती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है जी। अब कॉमन सेंस वर्ड क्यों लाया, ये यहाँ पे वर्ड है इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट का मतलब ही नहीं मालूम तो हमारा है क्वेश्चन बिगड़ गया, ठीक है। क्वेश्चन आया था 25 Feb 2021 फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। चलो क्या क्वेश्चन है, एक मिसाइल फायर करे एक शिप पे से, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इंटरसेप्टेड। इंटरसेप्टेड मतलब कैच कर लिया। रशिया ने मिसाइल फायर करी, यूक्रेन के पास जो एंटी बैलिस्टिक डिवाइसेस है उससे उन्होंने वो मिसाइल को कैच कर लिया, इंटरसेप्ट कर लिया। मतलब वो मिसाइल अब अपने टारगेट पे नहीं पहुंचेगी, ठीक है। इज 1/3 मतलब मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसाइल हिट्स द टारगेट गिवन दैट इट इज नॉट इंटरसेप्टेड इज 3/4। अगर वो इंटरसेप्ट नहीं होती है और टारगेट को हिट करती है उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। जैसे ही गिवन दैट वर्ड आ जाता है दिमाग में ऐसा लगता है बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, जमना नहीं है, बेस थ्योरम तो हमने कभी किया ही नहीं है ना। अब देखो ये क्वेश्चन 10 सेकंड का है, 10 सेकंड का है, कॉमन सेंस का है। अगर हमको क्वेश्चन पूछा है कि 3 मिसाइल्स आर फायर्ड इंडिपेंडेंटली from the ship, then the probability that all 3 hit the target, तीनों की तीनों ने टारगेट को हिट किया। इंटरसेप्ट नहीं हुई। जब इंटरसेप्ट नहीं होगी तभी हिट करेगी, जब इंटरसेप्ट नहीं होगी तभी हिट करेगी। इंटरसेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो इंटरसेप्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 होगी। जब इंटरसेप्ट नहीं होगी तभी तो हिट करेगी। सो 1 - 1/3 दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हिट करेगी या तो हिट नहीं करेगी। सो 1 - 1/3 इज 2/3। और अगर वो इंटरसेप्ट नहीं होती है, गिवन दैट इट इज नॉट इंटरसेप्टेड, अगर वो इंटरसेप्ट नहीं होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है टारगेट पर रीच करने की 3/4। इंडिपेंडेंटली फायर किया मतलब 2/3 नॉट इंटरसेप्टेड की और हिटिंग द टारगेट 3/4, और ऐसा 3 बार। 5 सेकंड का क्वेश्चन था ये। दैट इज योर आंसर, दैट इज ओवर। 1/8 इज द आंसर। 1/2 हाफ का क्यूब इज 1/8। इट्स अ 5 सेकंड क्वेश्चन। रीडिंग will take 30 seconds, so it's the in total 35 to 40 second question, not more than that. And people say that JEE is very tough. Fine, so it is just a 30 second question. You got your answer 1/8. कैसे किया? Not intercepted, 1/3 का 2/3 हो गया, और उसके बाद में 3/4 को मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज हिट करना है टारगेट पे, ठीक है। सो 2/3 into 3/4 ऐसी कहानी 3 बार करी। कोई यहाँ पे आंसर थ्री वगैरह नहीं आएगा, कंफ्यूजन यहाँ से क्रिएट होते हैं, ठीक है। बस उसका क्यूब करना है, दैट्स इट, ओवर, फाइन, ओवर। सो आई होप दैट यू गाइस इमेजिन कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब कितने इजी क्वेश्चंस थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 25th Feb सेकंड शिफ्ट, ठीक है। लेट एबीएस, ये क्वेश्चन जो है ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा। क्वेश्चन इजी है, टाइम कंज्यूम होगा। मुझे अच्छा लगा, मतलब ये चारों क्वेश्चन में सबसे अच्छा ये क्वेश्चन है। 25th Feb सेकंड शिफ्ट, ठीक है। लेट ए बी अ सेट ऑफ ऑल 4 डिजिट नेचुरल नंबर्स whose exactly 1 digit is 7, ठीक है। मैं आगे का नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रहता है कोई इवेंट के नंबर अपॉन एन ऑफ एस, सैंपल साइज। तो ये पहला सेंटेंस सैंपल साइज के लिए है ना, तो पहले सैंपल साइज निकाल लेते हैं कितनी होंगी एन ऑफ एस की वैल्यू, ठीक है। 4 डिजिट का नंबर है नेचुरल नंबर, एग्जैक्टली 1 डिजिट 7 है। देखो एक्चुअली यहाँ पर ये नहीं बोला है कि रिपीट होती है क्या कोई डिजिट, ठीक है, ये नहीं बोला है, लेकिन ये बोला है कि 7 एक ही बार आने वाला है, एग्जैक्टली 1 डिजिट इज 7। लेते हैं टोटल पॉसिबल केसेस। तो 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है, 7 एक ही बार आने वाला है,
ऐसे टोटल कितने केसेस, वो हमको एन ऑफ एस देगा। तो 7 एक ही बार आने वाला है। अगर 7 यहाँ पर रहता है, 7 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर कितनी केसेस बनेगी, 7 नहीं आएगा। बाकी 0 से लेके 9 तक के टोटल 10 डिजिट है, उसमें से 7 नहीं आएगा, बाकी बच्चे में 9 डिजिट आएंगे, 9 डिजिट आएंगे, 9 डिजिट आएंगे। ठीक है, मतलब इतने नंबर ऑफ केसेस हो गए अगर यहाँ पर 7 रहता है तो। अब यहाँ की जगह 7 यहाँ रहता है तो उस केस में यहाँ रहने वाले नंबर कितने रहेंगे, 7 नहीं रहेगा। और 4 डिजिट का नंबर है तो 4th प्लेस पे 0 भी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर 0 रहा तो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 डिजिट नहीं रहेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट नहीं रहेंगे, मतलब कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी आ चुका है, अब यहाँ पे 9 हो सकते हैं, यहाँ पे 9 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 0 यहाँ चलेगा, 7 नहीं चलेगा, बिकॉज 7 एक ही बार है, एग्जैक्टली वंस। ठीक है, हो गया, ये हो गए टोटल केसेस। अब बच्चे क्या करते हैं, ये इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, एक्साइटमेंट नहीं करना, ये दोनों का एडिशन करना है ना, दिस प्लस दिस। मैं क्या लिखता हूँ, एन ऑफ एस की वैल्यू 9 × 9 कॉमन, ठीक है, और 9 + 8। बस एक चीज मिस्टेक हो गई, क्या? क्योंकि 7 यहाँ पर है तो इतने केसेस, 7 यहाँ पर है तो भी इतने केसेस, 7 यहाँ पर है तो भी इतने केसेस, बिकॉज कहानी तो सिर्फ यही पर डिफरेंट होने वाली थी। ठीक है, मतलब इतने नंबर ऑफ केसेस कितने बार, 3 बार, है ना, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए। ठीक है, अब इन दोनों में से 9 × 9 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 9 + 8 × 3 = 24, मतलब ये 33। सो 9 × 9 × 33, ये हो गया मेरा एन ऑफ एस। ध्यान रखना, ये हो गया मेरा एन ऑफ एस। दैट्स इट। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ना चालू करते हैं। प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है दैट अ रैंडमली चोजन एलिमेंट ऑफ ए लीव्स रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। ध्यान से, कोई एक 4 डिजिट का नंबर है, वो 2 रिमाइंडर देता है अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर देता है अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो कुछ 5 के प्लस 2 टाइप का नंबर होगा। 5 से डिवाइड करने के बाद 2 रिमाइंडर देता है। कोई भी नंबर 5 से जब डिवाइड होता है परफेक्टली डिविजिबल तो 1 प्लेस पे 0 देगा या 5 देगा, 0 देगा या 5 देगा। अब अगर 0 देगा तो 2 रिमाइंडर कब होगा, वो 0 + 2 होगा। मतलब ये जो 4 डिजिट है यहाँ पे 2 रहेगा, 1 प्लेस पे 1 प्लेस पे 2 रहेगा, तभी तो रिमाइंडर 2 आएगा 5 से डिवाइड करने के बाद, या 1 प्लेस पे 7 रहेगा। बिकॉज 7 से जब डिवाइड करेंगे 1 प्लेस के 7 से, तो जब 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 तो रिमाइंडर रहेगा। 7 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर रहेगा, 2 1 प्लेस पे रहेगा, तब जब 5 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 2 रहेगा। बस 2 ही केसेस है, ये हमको नंबर ऑफ इवेंट्स दे देगा। ठीक है, चलो पहला वाला केस ये लेते हैं। क्या कहानी है, अगर यहाँ पे 2 आया, अब एक गलती बच्चे क्या करते हैं, 2 भी एक बार आने वाला है क्या, ना ऐसा कुछ नहीं बोला है, सिर्फ हमको बोला 7 एक बार आने वाला है। ठीक है, तो 2 यहाँ पर आया तो 2 यहाँ पर कहीं पर भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। तो इसके केसेस टोटल कितने रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 आया तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर कितने आ सकते हैं नंबर, या यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ पर 2 आ सकता है, यहाँ पर 2 आ सकता है, यहाँ पर सिर्फ 0 नहीं आ सकता है, यहाँ पर सिर्फ 0 नहीं आ सकता है, 7 भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं वापस से केस लेता हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं केस लेता हूँ कि 7 यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है, 7 यहाँ पे फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है, इसका मैं पेन चेंज कर देता हूँ, 7 यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब मेरे पास पॉसिबल केसेस कितने रहेंगे, यहाँ पर 9 डिजिट आ सकते हैं, 7 नहीं, यहाँ पर 9 डिजिट आ सकते हैं, 7 नहीं, 2 आ सकता है, 0 आ सकता है, मतलब टोटल केसेस 9 × 9, टोटल केसेस 9 × 9। ठीक है, क्लियर है। अब ये हो गया ये वाला केस। दूसरा केस, अगर यहाँ पर 7 है सेकंड प्लेस पर, तो क्या होगा, सेकंड प्लेस पर 7 है तो अब अगर सेकंड प्लेस पर 7 है तो दिस प्लस, तो 1 प्लेस पर कितने डिजिट आ सकते हैं, 9 आ सकते हैं, क्योंकि सेकंड प्लेस पर 7 है तो यहाँ पर 7 नहीं आएगा ना, यहाँ पर 0 भी नहीं आएगा, मतलब 8 केसेस। यहाँ पर 8 पॉसिबिलिटीज है, 7 नहीं, 0 नहीं, यहाँ पे 7 आ चुका है और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर 9 पॉसिबिलिटी, 7 छोड़ के
अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूँ 7 यहाँ के बाद अगर 7 यहाँ पर भी आता है तो इतनी ही पॉसिबिलिटीज रहेगी? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज 7 यहाँ पर आए या यहाँ पर आए पॉसिबिलिटीज तो सेम ही रहेगी, तो मैं इसमें इंटू 2 कर देता हूँ। ये हो गया केस 1। केस 2 क्या है? 7 यहाँ पर। अच्छा 7 जब यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर कितने केसेस आएंगे? 9 आएंगे, 0 छोड़ के 0 छोड़ के 0 छोड़ के, है ना, 0 छोड़ के 7 छोड़ के 8 आएंगे, 9 नहीं। क्यों? क्योंकि 7 एक बार ही चाहिए और एक बार आ चुका है तो 0 नहीं आएगा। अब यहाँ पर कितने आएंगे? 9 आएंगे, 7 छोड़ के। यहाँ पर कितने आएंगे? 9 आएंगे, 7 छोड़ के। तो दिस प्लस दिस केसेस, ठीक है, लग रहा होगा टफ लेकिन लॉजिकल, अकबर बिरबल, ठीक है, थोड़ा सा मेंटली सोचो, ठीक है। चल तो ये तीनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन कर रहा हूँ मैं पहले, इन दोनों का एडिशन। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कैलकुलेशन के समय भी, जब इन दोनों का एडिशन करेंगे बिकॉज 9 into 9 कॉमन है तो 8 plus 1 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये कॉमन लेंगे तो into 1 रहेगा, 8 plus 1 9, so 9 into 9 into 9 है ना, so 9 into 9, ठीक है। और ये प्लस 9 into 8 into 2, तो एक 9 और कॉमन आ गया इन दोनों में से, into ये हो जाएगा 81 plus 8 2 सा 16, ठीक है, 81 plus 16 97, ठीक है, 81 plus 16 97, तो ये हो गया मेरा टोटलिटी में सम, ठीक है। और ऊपर तो ये है ही पड़ा, ठीक है, तो ये ना वैसे, तो मेरा आंसर क्या है? 9 into 97। ये देखो मैंने कैलकुलेशन नहीं करी, इनकी कैलकुलेशन नहीं करी, मुझे वैदिक मैथ्स आता है। 9 into 97 का आंसर मुझे मालूम है कि कितना रहेगा, 873 टू बी प्रिसाइज, ठीक है, 873, लेकिन मैंने नहीं करी। क्यों? बिकॉज दिस अपॉन दिस करना है, तो 97 अपॉन 9 into 33 आंसर आ रहा है, जो कि सीधे सीधे दिख रहा है। अब मैं 33 into 9 में नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज मुझे तो मिल गया। शायद ये क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट ले ले, चलेगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन के लिए 1 आवर है तो चलेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेवल का नहीं था। मैं बोल सकता हूँ कि चारों क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सबसे टफ था, ठीक है, 25 सेकंड शिफ्ट, लेकिन इतना भी टफ नहीं था कि ये जेई की कैटेगरी में आए। ये 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था, ठीक है, जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर है उसका उठाया हुआ क्वेश्चन था। ये सिर्फ उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया, 2 सेपरेट क्वेश्चन परमिटेशन कॉम्बिनेशन के उठा लिए उन्होंने, ठीक है, 4 डिजिट का नंबर लिखना है वगैरह, बस दैट्स इट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा इसका, उसमें हम ये क्वेश्चंस लेंगे जिसमें इंटीजर टाइप रहेंगे, ठीक है, अगेन फरवरी अटेम्प्ट के। अंत में एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गर्मी का सीजन चालू हो गया है तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा काम तो हम सभी कर सकते हैं एज ए ह्यूमैनिटी नहीं, एज ए नेचर, ठीक है, जो मैं हर वर्ष करता हूँ, हर साल करता हूँ। एक छोटा सा अटेम्प्ट आप सब लोगों के लिए देना चाहूँगा कि अपने घर में कुछ भी एक बर्तन कटोरा जो भी रहेगा, रोज़ सुबह हम नहाते हैं, कुछ भी जो भी हम एक डेली रूटीन में काम करते हैं, उस रूटीन में ये एक ऐड कर लेना कि वो जो पानी से भरा हुआ कटोरा अपने घर के छत पे रख देना, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, जो पक्षी रहते हैं उनको, बर्ड्स रहते हैं उनको पीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। मैंने खुद ने बर्ड्स मरते हुए देखे इतनी कम गर्मी मार्च महीने में, ठीक है, मैंने परसों के दिन ही 2 बर्ड को पानी के चक्कर में मरते हुए देखा, ठीक है। वो इस जगह पर थे, इस ऐसे जगह पर थे कि मैं वहाँ पानी पहुँचा नहीं सकता था, लेकिन शायद अगर उनको पानी और कहीं मिल जाता था तो वो बच जाते थे, ठीक है। उनको शायद मेरे घर का पानी दिखा नहीं, मैं रखता ही हूँ, और मैं अब और बढ़ाने वाला हूँ। पहले 1 बर्तन 2 बर्तन रखता था, 4 बर्तन रखने वाला हूँ रोज, ठीक है। छोटा सा अटेम्प्ट मेरी ओर से, ये इस नेचर के लिए बर्ड्स रहेंगे तो हमारे लिए भी एक नेचर के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा। बस एक छोटा सा अटेम्प्ट रहेगा। थैंक यू वेरी मच।